वीडियो में हम देखेंगे आरपीएससी ने जो 2018 में सेकंड ग्रेड का सोशल साइंस का एग्ज़ाम लिया था, उसका जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके अनुरूप आप उसकी तैयारी कर सको। तो इसमें टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो इसका आंसर होगा आसियान। अब देखो जो तीनों ऑप्शन हैं, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो उस समय का क्वेश्चन है, तो अब की बार ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, अब ये पुराना हो चुका है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ के जाते तो भी इसका आंसर आसानी से दे सकते थे, क्योंकि आसियान के अलावा जो तीनों ऑप्शन हैं, सार्क, एससीओ और ब्रिक्स, इनका भारत एक सदस्य है, तो इनके साथ संलग्नता की भारत को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनका तो स्वाभाविक रूप से सदस्य है ही। लेकिन आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत किसके साथ संलग्न हो सकता है? आसियान के साथ। तो इसका आंसर होगा आसियान। लेकिन ये वास्तव में क्वेश्चन किसका था? करंट अफेयर्स का था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में सिर्फ एक बार ही संघ के मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया है, और वो तब किया गया है जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए सलाह देता है। केवल उसी समय मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का प्रयोग नहीं है, केवल मंत्री परिषद का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, केवल कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ भी है नहीं। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है। तो पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वे राज्यसभा में भी शुरुआत की जा सकती है उनकी, और लोकसभा में भी। तो इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। ये बात अच्छे से याद कर लेना कि राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संविधान संशोधन के संबंध में नहीं बुला सकता है। तो इस प्रकार पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन एक सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति के संबंध में इन चार कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सभी को पता होती है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा कथन है, अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा। ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, भले ही उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चौथा कथन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो चौथा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो इसका आंसर होगा चौथा वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो।
रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया गया है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक कौन है, तो आंसर होगा उसका रूसो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ग्रीन हंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? श्रीलंका में है। तो आपको सिर्फ ये पता करना था कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक उपागम के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो राजनीति सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आधुनिक और एक होता है परंपरागत। तो इसमें पूछ रखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है शक्ति अध्ययन के केंद्र के रूप में। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत होता है वह शक्ति का अध्ययन करता है। दूसरा है मूल्य मुक्त उपागम, ये बात भी बिल्कुल सही है। मूल्य मुक्त या मूल्य निरपेक्ष दोनों एक ही बात होती है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? मूल्य मुक्त होता है, और जो परंपरागत होता है वो क्या होता है? मूल्य युक्त होता है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मूल्य मुक्त होता है। तीसरा है मानकीय राजनीति, और चौथा है अनुभवमूलक आधार। तो जो मानकीय राजनीति होती है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण नहीं है, वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का लक्षण है। और चौथा है अनुभवमूलक आधार। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवमूलक आधार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानकीय उपागम। मानकीय जो राजनीति होती है वो आधुनिक राजनीति नहीं होती है, बल्कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानकीय राजनीति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? तो देखो, इसको थोड़ा सा पहले समझो। सामान्यतः शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है एक प्रभुत्व का साधन होती है, यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर हम प्रभुत्व रखते हैं तो हमारे पास क्या है? शक्ति है। उसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। लेकिन जो सहमति पर आधारित शक्ति होती है उसका विचार दिया है हन्ना आरेंट ने दिया है। यानी कि हन्ना आरेंट कहती हैं कि शक्ति प्रभुत्व का साधन नहीं है, बल्कि शक्ति सहमति पर आधारित है। तो सहमति पर आधारित शक्ति की चर्चा कौन करता है? हन्ना आरेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? यानी कि ये पता करना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं है। तो पहला है समाजवादी, ये बिल्कुल है। दूसरा है संसदीय, तीसरा है गणराज्य और चौथा है पंथ निरपेक्ष। तो इनमें से समाजवादी, गणराज्य और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों ही शब्द भारत के प्रस्तावना में निहित हैं, लेकिन जो संसदीय शब्द है वो भारत की प्रस्तावना में निहित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संसदीय। यानी कि संसदीय के अलावा जो तीनों शब्द हैं वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, संसदीय शब्द उल्लेखित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो पहला है कार्य मंत्रणा समिति, बिल्कुल स्थायी समिति है। दूसरी है आचार समिति, जो आचार समिति है वह स्थायी समिति नहीं है बल्कि अस्थायी समिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार समिति। आचार समिति के अलावा जो तीनों समितियां हैं वो स्थायी समितियां हैं, आचार समिति स्थायी समिति नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि इसमें बहुत सारी समितियां होती हैं, सभी को याद करना मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों के मध्य साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो इसका आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक है मूल ढांचा, तो मूल ढांचे का सिद्धांत
सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने दिया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। याद रखना, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो दिया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। लेकिन मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में समरसता रखते हैं, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। तो याद रखना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। मूल ढांचा कब दिया गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और मूल ढांचे का भाग मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की समरसता है, ये बात कही गई थी मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। तो इसका सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया है? तो पहला है राज्य विशिष्टतः आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। दूसरा ऑप्शन है बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए। और तीसरा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और चौथा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट वाला कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो पहले वाला कथन है वो नहीं जोड़ा गया है, उसके अलावा 2, 3 और 4 तीनों जोड़े गए थे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की राजनीति वोकालिगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तो ये इसका आंसर होगा कर्नाटक। देखो, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। जब ये एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, तो उस समय जो लिंगायत समुदाय है वो बहुत चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, लैंगिक शिकायत समिति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और अब की बार भी चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो इसमें पहला कथन है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं लिखा गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं लिखा गया है। दूसरा कथन है मेनका गांधी वाद के बाद से न्यायालय यह जांच करता है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि संविधान संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। न्यायालय संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो इस प्रकार यह कथन क्या है? गलत है। चौथा है संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये बात भी बिल्कुल गलत है। देखो, एक बात याद रखो कि भारत के संविधान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता हो। तो भारत के संविधान में प्रत्येक संविधान संशोधन का, प्रत्येक अनुच्छेद का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल गलत हैं। तो इनका सही आंसर होगा केवल कथन 1 और 2 सही हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला। अब अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, संस्थावाद और संदर्भवाद। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्षवाद। केवल जो प्रत्यक्षवाद है वह परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं वे यानी कि इतिहासवाद, संस्थावाद और संदर्भवाद, ये तीनों परंपरागत राजनीति विज्ञान की या परंपरागत राजनीति सिद्धांत की विशेषता हैं। तो देखो, एग्जाम के लिए इनको जरूर याद करना। अब की बार भी दोनों क्वेश्चन जरूर आने हैं। एक पूछेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और एक पूछेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन है शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता क्या कहलाती है? औचित्यपूर्णता को बोलते हैं वैधता। तो शक्ति प्लस वैधता क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। तो इसका आंसर होगा सत्ता। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। शक्ति प्लस वैधता क्या होती है?
सत्ता होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। यानी कि असम, मेघालय और तमिलनाडु पर जो पेसा एक्ट है वह लागू नहीं होता है। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो ये असम, मेघालय और तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं ऑप्शंस में उन सभी पर लागू होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा पोर्शन।